नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा आप सबको सादर नमस्कार करता हूँ। मुझे मुझ पर कई तरह का लोग एक तरह का तंज कसते हैं कि मैं हमेशा बायोपिक फ़िल्में बनाता हूँ, हमेशा देशभक्ति फ़िल्में बनाता हूँ। तो मैं एक बात साफ करना चाहता हूँ कि हर फ़िल्म मेकर का अपना एक तरीका होता है, जॉनर होता है। बड़े-बड़े फ़िल्मकार हैं, यश चोपड़ा साहब रहे, एक समय में वो रोमांटिक फ़िल्में बनाते थे। राम गोपाल वर्मा हैं, वो एक्शन फ़िल्मों के लिए जाने जाते हैं। मधुर भंडारकर है, रियल बेस सिनेमा के लिए जाने जाते हैं। तो उसी तरीके से आप कह सकते हैं कि मेरा जो इंटरेस्ट है, वो बायोपिक फ़िल्मों की तरफ रहता है। मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो शायद उस वजह से मेरा जो झुकाव है, वो स्वतंत्रता सेनानियों की तरफ रहा है, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूँ। आज मैं अपने कुछ फ़िल्मों के बारे में बताऊँगा कि उन फ़िल्मों की पटकथा मैंने कैसे लिखी और कैसे निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, और ये मेरे करियर की बेहद शुरुआती दौर की फ़िल्में हैं। मैं सबसे पहले बात करूँगा जय जवान जय किसान की। ये फ़िल्म लाल बहादुर शास्त्री के जीवन पर आधारित थी और मेरे करियर की पहली फ़िल्म थी जो बनी। हालाँकि सबसे पहले मैंने जो पटकथा लिखी थी वो मेरी चापेकर ब्रदर्स थी, जो मेरे करियर की दूसरी फ़िल्म थी बतौर लेखक। लेकिन एक संयोग रहा कि मेरी पहली फ़िल्म जय जवान जय किसान रही, जो लाल बहादुर शास्त्री की जीवन पर आधारित थी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि इस फ़िल्म का ख़्याल मेरे दिमाग में कैसे आया। मैं टीवी के लिए लिखता रहा था, शोभना देसाई प्रोडक्शन, कई लोगों के साथ में मैं टीवी के लिए जुड़ा रहा और उस दौरान केबीसी आता था। मैं एक बार केबीसी देख रहा था। केबीसी में अमिताभ बच्चन ने एक सवाल पूछा कि किस क्रांतिकारी ने अपने दहेज में चरखा और सूत मांगा। मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता था। उस सवाल का जवाब था लाल बहादुर शास्त्री। और जब ये कौन बनेगा करोड़पति तो उस रात खत्म हो गया, लेकिन मेरे दिमाग में लाल बहादुर शास्त्री के प्रति लगातार आप कह सकते हैं कि खोजबीन जारी थी। मैंने बचपन में कई कहानियाँ उनके बारे में सुनी थी कि उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो नदी में कूद करके और नदी उफनती गंगा को पार किया था। ऐसे ऐसे कई किस्से थे मेरे दिमाग में, लेकिन पूरी कहानी मेरे पास नहीं थी। फिर सौभाग्य की बात है कि जब मैंने ये केबीसी में ये देखा, उसके बाद मेरे चूँकि इलाहाबाद मेरा पैतृक गांव है, तो मेरी इलाहाबाद जाने का मेरा संयोग हुआ और मैं आनंद भवन पहुंचा। आनंद भवन में कांग्रेस और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई कई सारी डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, कई सारे शिलालेख मौजूद है कि यहाँ गांधी जी थे, यहाँ ये थे, वहाँ वो थे। तो मेरा इंटरेस्ट और भी बढ़ा और इससे पहले मैं इंदिरा गांधी पर एक प्ले बना चुका था। उसमें सांकेतिक रूप से लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र था। तो जो पहला मेरा खोजबीन और चालू हुआ वो यहीं से चालू हुआ, आनंद भवन इलाहाबाद से। उसके बाद मैंने कुछ किताबें खरीदी लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर में। फिर यहाँ बम्बई में चंदी रोड में महात्मा गांधी मेमोरियल बिल्डिंग है, वहाँ गया। वहाँ से मैंने लाल बहादुर शास्त्री की से कई किताबें निकाली। अच्छा, तब तक मुझे ये नहीं मालूम था कि नई दिल्ली में लाल बहादुर रिसर्च सेंटर करके कोई जगह है जहाँ उनसे रिलेटेड आप जाके रिसर्च कर सकते हैं। ये मुझे थोड़ा बाद में मालूम चला। उसके बाद मैंने एक इनिशियल एक बेसिक स्क्रिप्ट होती है जिसको हम पहला ड्राफ्ट कहते हैं, वो मेरे पास रेडी हुआ। उस पहले ड्राफ्ट को लेकर मैं बम्बई के कई नामी गिरामी फिल्म निर्माताओं के पास गया। उस समय
मैं ये बात आपको बता रहा हूँ 2011-12 की, तो उस वक़्त हिंदी फ़िल्मों में बायोपिक का चलन उतना नहीं था, तो स्वतंत्रता सेनानियों वाली फ़िल्म को तो लोग छूते भी नहीं थे। मुझे बड़ी निराशा हुई कि मैंने जिस उत्साह से लिखा था, मुझे उस तरह का उत्साह निर्माताओं में नहीं मिला। मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कई फ़िल्म निर्माताओं के पास मैं गया था। उसके बाद मेरी जद्दोजहद चालू हुई इस फ़िल्म के लिए निर्माता खोजने के लिए। चूँकि मेरी पहली भी फ़िल्म थी, ये भी एक दिक्कत आ रही थी। फिर मेरी मुलाकात दिल्ली में फिरोज़ शाह कोटला मैदान जो है उसके नीचे क्लब है, वहाँ जतिन खुराना से हुई। जतिन खुराना बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। इससे पहले वो ये स्टूपिड प्यार बना चुके थे। मैंने उनको एक लाल बहादुर शास्त्री की कहानी सुनाई, उनको बहुत इंटरेस्ट आया। पर एक समस्या थी कि वो लाल बहादुर शास्त्री नहीं बन सकते थे, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री की कदकाठी अलग थी और जतिन की कदकाठी बिल्कुल ही अलग थी। फिर चूंकि उसमें चंद्रशेखर आज़ाद का भी एंगल था, तो मैंने उनको ऑफर किया कि आप चंद्रशेखर आज़ाद कर लो। और इन सब के बीच जतिन ने कहा कि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन थोड़े सशंकित थे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो उन्होंने ये स्टूपिड प्यार बनाई थी वो एक रोमांटिक फिल्म थी। लेकिन फिर भी जतिन वो पहले आदमी थे जिसने इस फिल्म पे इंटरेस्ट दिखाया कि वो इस फिल्म को करेंगे। और हालांकि इससे पहले मेरे मित्र हैं घनश्याम पटेल जी, जिन्होंने चापेकर ब्रदर प्रोड्यूस की, वो ये कह चुके थे कि अगर आपको कोई प्रोड्यूसर नहीं मिलेगा तो मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस करूँगा। और संयोग की बात देखिए कि जब मैं दिल्ली गया तो मेरे साथ घनश्याम पटेल जी भी मौजूद थे, और मेरी तबीयत उस दिन खराब थी जब मेरे को जतिन अपने किसी को प्रोड्यूसर से मिलाने के लिए ले जाने वाले थे। लेकिन जतिन ने हौसला दिया कि आप आओ और मैं खुद जो है आपको छोड़ने के लिए आ जाऊंगा। तो मैं अपने होटल से निकला, मैं दवा ववा लेकर निकला और जो को प्रोड्यूसर थे उनसे मिला, उनको कहानी सुनाई और उनको अच्छी लगी। कुल मिला के जतिन का इंटरेस्ट इसमें था, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत हुई नहीं। फिर ये तय हो गया कि अब ये फिल्म बननी है। तो जो बननी है तो मेरे अब हुई कि इसमें बाकी कलाकार कौन होंगे, कौन डायरेक्ट करें, क्योंकि मैं वो पिक्चर डायरेक्ट नहीं करता था और ऑब्वियसली मेरी पहली फिल्म थी, तो मैं इतना बड़ा खुद भी जोखिम नहीं लेना चाहता था कि मैं इस पिक्चर को ठीक से बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। तो मैंने टीम बनानी शुरू की इस पिक्चर के लिए। डायरेक्टर मिलन अजमेरा जी आए, उनके साथ मैं एक धारावाहिक कर चुका था। कैमरामैन में बिमल शाह जी आ गए। तो इस तरह से टीम बनती चली गई। अब पहला था कि इस फिल्म में कलाकार कौन होंगे, क्योंकि फिल्म बननी है तो कलाकार भी चाहिए। तो सबसे पहले जो थी तलाश कि लाल बहादुर शास्त्री में किसी बड़े कलाकार को लिया जाए। लेकिन एक दिक्कत ये थी कि लाल बहादुर शास्त्री जो कि बहुत ही एक अलग व्यक्तित्व के इंसान थे, तो उन जैसा कदकाठी का आदमी ढूंढना भी बहुत मुश्किल था। मैंने फेसबुक पे कई सारे लोगों को, कई थिएटर एक्टिविस्ट को, जितने भी मेरे दोस्त थे, सबको मैं लाल बहादुर शास्त्री पे फिल्म बना रहा हूँ और आपको जहाँ भी लाल बहादुर शास्त्री की शख्सियत के जैसा इंसान मिले तो कृपया बताएं। फिर एक बड़े संयोग की बात है कि हमारे मेकअप दादा प्रशांत दादा, वो काफ़ी दूर दूर जाते रहते हैं नाटकों, और उसमें उन्होंने बताया कि एक भोपाल के आर्टिस्ट हैं अखिलेश जैन जी, और आप चाहो तो उनकी फ़ोटो देख लो। और उन्होंने ही मुझे उनकी फ़ोटो उपलब्ध कराई, और जब फ़ोटो उपलब्ध कराई तो मैं देख के एकदम खुश हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री लगते थे। अच्छा, एक बात मैं और बताऊं कि अखिलेश जैन जी जो भोपाल से हैं, वो इससे पहले लाल बहादुर शास्त्री पर कोई एक नाटक कर चुके थे। तो जो मेरे पास फ़ोटो आई वो एग्जैक्ट लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर ही थे। तो मुझे वो एक दिक्कत नहीं हुई कि ये कैसे लगेंगे नहीं लगेंगे। तो वो फ़ोटो देखते ही लग गया कि ये तो भाई लाल बहादुर शास्त्री ही लगेंगे।
अच्छा, उस ज़माने में कास्टिंग डायरेक्टर्स भी इतने नहीं होते थे। आज आप देखिए तो मुकेश छाबड़ा और कई सारे लोग हैं, कास्टिंग में है, जहाँ पे आप उनसे जाके आप हेल्प ले सकते हो। खैर, सबसे पहले अखिलेश जैन आए, फिर आए कि बाकी कलाकारों का। तो मेरे दोस्त हैं गोल्डी भूटानी, जिन्होंने बोलो राम बनाई है, वो ओमपुरी और नसरुद्दीन शाह के साथ काम कर चुके थे। तो मैंने कहा कि इसमें एक लाल बहादुर शास्त्री के पिता का रोल है, जो मैं ओमपुरी जी को दे सकता हूँ, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रोल है। फिर मेरी मुलाकात का समय उन्होंने तय कराया और मैं गया। और एक दिलचस्प बात है, तब तक मेरी पटकथा ने पहला ड्राफ्ट लिया था। जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक नहीं रखते हैं, मैं उनको बता दूं कि पहला ड्राफ्ट फिल्म के करीबन 7-8 ड्राफ्ट लिखे जाते हैं, अलग अलग 12। हर बार उसमें तब्दीलियाँ होती हैं, बदलाव होता है। अगर आप देखेंगे तो पहला ड्राफ्ट और 8वां ड्राफ्ट में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो जब मैं ओमपुरी साहब के पास गया, उनको बताया, तो उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के पिता के ऊपर में उतना इंटरेस्ट नहीं लिया। जाहिर है, ओमपुरी जैसे बड़े शख्सियत को आकर्षित करने के लिए रोल भी बड़ा होना चाहिए था। फिर मैंने उनको कहा कि मैं एक दूसरा रोल है जो आपको, आप कहें तो मैं दे सकता हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रोल। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का रोल के बारे में सुनते ही उनकी आंखों में एक चमक दिखाई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या है इसमें लाल बहादुर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। तो मैंने जो भी स्क्रिप्ट में उनका थोड़ा बहुत हिस्सा था, क्योंकि मैं ज़्यादा लिखा नहीं था, तो मैंने थोड़ा बहुत हिस्सा उनको बताया। अब ओमपुरी ठहरे दिग्गज कलाकार, उनको ये बात समझ में आ गई कि ये रोल तो अच्छा है, लेकिन अभी इस स्क्रिप्ट में मेरे लिए उतना इन्होंने लिखा नहीं। तो उन्होंने बहुत ही चालाकी से मेरा मान रखते हुए उन्होंने कहा ठीक है, आप पूरी स्क्रिप्ट मेरे को आराम से भेज दीजिए। उनका जो ये वर्ड है आराम से, मैं समझ गया कि वो चाहते थे कि मैं पूरे प्रॉपर अच्छे तरीके से लिख कर दूँ। उसके बाद मेरे तो सपनों पे पर लगे और उन्होंने जाते जाते, मुझे याद है वेनिटी से, कि उन्होंने आखिरी जो वर्ड कहा था कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, आप निश्चित रहो, मैं इस फिल्म को कर रहा हूँ। तो मेरा एक उत्साह जो है और बढ़ गया और मैं आया और मैंने लिखना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे लगता है कि 2 या 3 दिन के बाद मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजी, उन्होंने पढ़ा, उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात सीधे सेट पे हुई, जेमिनी स्टूडियो में, जहाँ हमने एक सेट लगाया था। उसके बाद उसमें पंडित गोविंद बल्लभ पंत का रोल था। तो पंत जी के लिए, पंत जी की भी शख्सियत बहुत ही अच्छी, एक हैवी और अलग तरह की शख्सियत थी। तो मुझे प्रेम चोपड़ा साहब का किसी ने बताया कि आप प्रेम चोपड़ा साहब को ले सकते हैं। अब प्रेम चोपड़ा साहब ने कभी इस तरह का किरदार कभी किया नहीं है, हालांकि उन्होंने कई अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, उसमें कुछ ऐतिहासिक फिल्में भी। फिर खैर मैं प्रेम चोपड़ा जी के पास गया, बांद्रा में रहते हैं वो, और उनको वो पूरी जो उनका हिस्सा था उनको बताया। तो बहुत, वो लगातार ना एक टक देखे जा रहे थे मेरे को, बोले यार मैं ये फिल्म करूँगा, मुझे करनी है ये फिल्म। और हालांकि वो गोविंद बल्लभ पंत के बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, मैंने उनको काफ़ी सारी चीज़ें बताई गोविंद बल्लभ पंत के बारे में, और उनकी जो जिज्ञासा थी वो एकदम बच्चे की तरह थी। तो उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, स्क्रिप्ट के लिए मेरे थोड़े से आप मेरा एक वर्कशॉप ले लो। मैं बहुत हंसा, मैंने कहा सर आपका वर्कशॉप लेने की क्या जरूरत है। उन्होंने, देखो आपने जो इसमें हिंदी यूज की है वो काफ़ी कठिन हिंदी है, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लोग मेरे पर उंगली उठाए कि आपका चयन गलत हुआ। मैं अपना 100% देना चाहता हूँ। और फिर मैं उनके साथ 2-4 घंटे रहा, उनको स्क्रिप्ट बताई, उनको डायलॉग दिया, और वो इतने मंझे हुए कलाकार हैं कि मैं 3-4 दिन के बाद गया तो उनको सारे वो अच्छे से वो लहजा सारे उन्होंने वो पकड़ लिया था। अब उसके बाद
ये हुआ कि ये फिल्म की शूटिंग कहाँ होगी। तो चूंकि हमारे पास बजट काफ़ी सीमित था, हम इसका सेट नहीं बना सकते थे। तो ये हुआ कि मुंबई के जेमिनी स्टूडियो में मैं बता दूं कि मैं कुछ दिनों तक स्क्रिप्ट कोऑर्डिनेटर रहा था। तो उसके जितने फ्लोर है वहाँ पे, उस फ्लोर को मैं अच्छे तरीके से देख चुका था। तो मुझे ये पता था कि उसका एक हिस्सा राष्ट्रपति भवन में यूज किया जा सकता है। जब मैंने अपने एक दोस्त को ये बात बताई तो उन्होंने कहा कि ये राष्ट्रपति भवन कैसे लगेगा, ये तो बहुत आधुनिक है। तो फिर मैंने उन्हें राष्ट्रपति भवन की कुछ तस्वीरें दिखाई और वो दोस्त मेरे जब शूट पर आए तो उन्होंने कहा कि वाकई ये राष्ट्रपति भवन लग रहे हैं। उसके बाद बांद्रा में एक हेरिटेज बंगलो है जिसको हमने आनंद भवन के बगल में जो पुराना आनंद भवन है उसका हिस्सा वहाँ पे हमने उसको शूट किया पिक्चर में। अब उसके बाद हुआ कि मैं रामनगर गया जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री जहाँ के थे, पर वहाँ एक बुनियादी दिक्कत ये थी कि वो पूरी तरह से आधुनिक हो चुका था। हमारी पिक्चर को ऐसे लोकेशन की तलाश थी कि वो उस जमाने का लगे, साथ ही हमें क्राउड भी वैसा चाहिए था जो उस जमाने में ही होता। तो मैं बचपन में अपने बहन के घर, जो कि फूलपुर के पास एक गांव पड़ता है बेलाबान, बरना नदी के पास में, वहाँ काफ़ी गया था। उस गांव की एक विशेषता ये है कि वहाँ का हर गांव आपको एक अलग लोकेशन लगाएगा। मतलब है कि आपको 1950 के मकान में मिल जाएंगे, 60 के मकान में मिल जाएंगे, आधुनिक मकान में मिल जाएंगे। साथ ही जो आधुनिक मकान बने हैं वो पुराने स्टाइल में ही बने हैं। तो मुझे लगा कि यार ये लोकेशन जो है बहुत अच्छी है। उसी के बगल में वहाँ पे रानी तालाब था, रानी तालाब को देखा मैंने, रानी तालाब भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो कुल मिला के एक जो उनके गांव का लोकेशन था वो तय हो गया। इसके अलावा इलाहाबाद में कई अच्छी पुरानी ऐतिहासिक इमारतें हैं, जिसमें सबसे पहले मैं नाम लूँगा आनंद भवन का। तो आनंद भवन में तो हमको शूट करना ही था। अब एक दिक्कत है कि आनंद भवन का जो लोकेशन है, उसकी जो परमिशन है, वो तीनमूर्ति भवन दिल्ली से मिलती है, नई दिल्ली से मिलती है। तो हमने तय किया कि भाई हम आनंद भवन में ज़रूर शूट करेंगे। उसके बाद एंग्लो बंगाली कॉलेज है इलाहाबाद में, फिर हम कुछ हिस्सा बनारस में किए। तो हम बम्बई का शेड्यूल ख़त्म करने के बाद हम चले गए इलाहाबाद और हमने वहाँ एक लंबी शूटिंग की। और सबसे बड़ी बात है कि उस वक्त गर्मियाँ चल रही थी और मतलब, लेकिन क्या था कि मेरी पहली फिल्म थी। आज अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं गर्मी में शूटिंग करने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि उसकी 10 दिक्कतें होती हैं। शूटिंग के दौरान आपको आर्टिस्टों को दाढ़ी, मूछ, कई तरह के एसेसरीज देनी पड़ती है और गर्मियों में वो उनके ईचिंग का कारण बन जाता है। साथ ही मेकअप भी पसीने से बहने लगता है। और इस तरह का रियल ड्रामा जब आप शूट करते हैं तो आपको रियल लोकेशन की ज़रूरत होती है। वहाँ पे आप खुले में शूट कर रहे हो तो आप हर जगह एसी कूलर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे उत्साह और हमारी टीम भी बहुत अच्छी थी, सब ने बड़ा सहयोग किया। और उसके बाद एक दिक्कत ये आई कि इस फिल्म में लाल बहादुर शास्त्री की 3-4 अलग अलग उम्र हमने दिखाई थी। तो हमने जो पहला लड़का है, मेरी था कि मैं उसको इलाहाबाद से ही चुनूं, क्योंकि यहाँ से वो कलाकार को लेके जाना और फिर पता नहीं वो टोन पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, जो उत्तर प्रदेश का एक बेसिक टोन होता है। फिर मैंने वहाँ अपने कई रिश्तेदारों को कहा कि चूँकि गांव में रामलीला होती है और रामलीला में कई सारे लड़के बड़े उत्साह के साथ हिस्सा लेते हैं, तो इस तरीके से हमें वहाँ पे कलाकार मिले। फिर अजीत खरे आए, मनोज भट्ट आए, बाकी कलाकारों का भी चयन हो गया और हमने वहाँ पे शूटिंग आराम से कर ली। अब दिक्कत यह आई कि जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बन गए थे, वो हिस्सा हम कहाँ शूट करें। वो एक हमारे बड़ी एक समस्या थी कि वो हिस्सा हम कहाँ शूट करें। तो इस दौरान मेरी मुलाकात सुनील शास्त्री जी से हो गई थी, जो लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं। अनिल शास्त्री जी से हो गई थी। मैं दिल्ली लाल बहादुर शास्त्री के रिसर्च सेंटर में जा चुका था।
तो उनके साथ बहुत ही एक अच्छा घरेलू हमारा संबंध हो गया था। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या हम, अच्छा आपको एक बात बताऊं, उसके आधे हिस्से में सोनिया गांधी रहती हैं, पीछे वाले हिस्से में 10 जनपद है और इस तरफ लाल बहादुर रिसर्च सेंटर है। तो उन्होंने कहा कि बड़ी खुशी होगी कि बाबूजी पर फिल्म बन रही है और आप यहाँ पे शूट करें। तो आप कह सकते हैं कि जहाँ लाल बहादुर शास्त्री रियल में वास्तव में रहे प्रधानमंत्री के काल में, हमने वहाँ शूट की। इस बात का मैं सदा सुनील शास्त्री जी और अनिल शास्त्री जी का शुक्रगुजार रहूँगा। उसके बाद एक दिक्कत आई ताशकंद होटल में। तो हमने यहाँ से जतिन गए, मैं अपने पारिवारिक वजहों से रसिया नहीं जा सका, ताशकंद जो है। लेकिन ताशकंद का वो होटल भी बहुत आधुनिक हो चुका था, जो फोटो और वीडियो आई। तो मुझे लगा कि वहाँ अगर हम शूट करेंगे तो शायद वो इम्पैक्ट पिक्चर की तरफ नहीं आएगा। फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना इस फिल्म की शूटिंग किसी 5 स्टार होटल में किया जाए, जो कि हेरिटेज होटल। और फिर जतिन खुराना और संजय चक्रवर्ती और दिल्ली के मेरे हनी चौधरी, वो सारे लोग लग गए और सब ने मिल के कई होटलों के, दिल्ली के होटल के फोटो खींचे। फाइनली दिल्ली का जो इम्पेरियल होटल है कनॉट प्लेस में, वो तय हुआ कि हम वहाँ पे शूट करेंगे। तो जो ताशकंद समझौता का जो दृश्य है वो पूरा हमने इम्पेरियल होटल के अंदर में किया और वो बिल्कुल जो पुराना ताशकंद समझौता हुआ था उसके विजुअल्स हमारे पास मौजूद थे। उस विजुअल से वो काफ़ी मिलता जुलता था। तो इस तरीके से वो ताशकंद समझौता हो गया, गांव की शूटिंग हो गई। फिर भी अभी कुछ हिस्से बाकी रह गए थे जो फिल्म के पैच वर्क में हमें पता चला। अब वापस हम तब तक 25-26 दिन की शूट कर चुके थे। अब हम 3-4 दिन की, 5 दिन के लिए किसी आउटर लोकेशन पे नहीं जाना चाहते थे, हम बम्बई जाना चाहते। अब बम्बई में एक दिक्कत ये थी कि बम्बई के सारे जो लोकेशन हैं वो आप कह सकते कि कई बार फिल्मों में प्रयोग हो चुके थे। अब ऐसे में दिक्कत ये है कि जो प्रयोग हो चुके हैं आप उन्हें बार बार अगर फिल्म में दिखाएंगे तो उसमें आपको बहुत अमूलचूल परिवर्तन करना पड़ता है। फिर मुझे पता चला कि मुंबई में ही एक सूर्य फार्म है पनवेल में, जहाँ सलमान खान का घर है, उसके ठीक सामने ही एक स्टूडियो है जो कि काफ़ी आप कह सकते कि पुराने ज़माने का ही बना के रखा हुआ है। लेकिन तब मैं था नहीं, मैं धनबाद में था, क्योंकि मेरा छोटा बेटा जो अनिकेत है उसका जन्म हुआ था, तो उसके चलते मैं वहीं धनबाद में था। मेरे पास तस्वीरें भेजी गई और जब मैंने तस्वीरें देखी तो मैंने कहा कि बस इससे अच्छा लोकेशन नहीं मिल सकता है। तो आखिरी हिस्से की शूटिंग जो है वो सूर्य फार्म में हुई और इस तरह से मिलकर जय जवान जय किसान तैयार हुई। और कुछ इस फिल्म में रत्नी अगोत्री भी थी, लेकिन मैं उनसे मिल नहीं पाया, क्योंकि जब मैंने उनको पटकथा भेजी और जब तक उनका जवाब आया तब तक मैं दिल्ली जा चुका था। लेकिन पटकथा पढ़ के उन्होंने हाँ किया और गोरेगांव के ईस्ट एक में एक स्टूडियो है जहां हमने आनंद भवन का एक हिस्सा फिल्माया, क्योंकि जब हम आनंद भवन में फिल्मा रहे थे तब उनके पास तारीखें नहीं थी। और जब सारे कई बड़े बड़े कलाकार साथ में काम करते हैं तो उनकी तारीखें भी एक बड़ी समस्या होती है। अच्छा, इस फिल्म का जो संगीत है वो रुपेश गिरी ने दिया था, नए म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छा उसमें संगीत दिया है। और फिल्म के जो गाने हैं वो जावेद अली ने गाए थे, रूपकुमार राठौर ने गाए थे, अमन तिरखा ने गाया था इस देश का जवाब नहीं। ये गाना मेरा आज तक फेवरेट है। और फिल्म जो हमारी शुरू होती है उसमें जो हमने जो शुरुआती गाना रखा था वो मनोज कुमार की फिल्म पूरब पश्चिम से था, दुल्हन चली, वो मेरा एक जो है। तो इसमें हमने रखा था सच के चली है भारत माँ, क्योंकि मैं जो इन्होंने गाने लिखे थे किशन पालीवाल साहब, तो मैंने उनको कहा कि मुझे जो टच है वो दुल्हन चली, तीन रंग के जोड़े, वो वैसा एक फील चाहिए था। फिर फिल्म बन के तैयार हो गई और
इस दौरान हम गोवा फिल्म महोत्सव में भी गए। जो फिल्म के हमारे पास एक बोर्ड्स पड़े थे, टेलर्स पड़ा था, तो वो मैंने मनोज कुमार साहब को दिखाए और मनोज कुमार साहब ने देखी तो उन्होंने कहा एक बार आप फिर चलाओ। और फिर उनके आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने मेरी पीठ दबाते कहा कि तुम, मुझे लगता है कि भारत कुमार के राह पर हो। तो कई जर्नलिस्ट मुझे इस वजह से दूसरे भारत कुमार की भी संज्ञा देते हैं, लेकिन भारत कुमार का नाम जो है लेना सूरज को दिए दिखाने के समान होगा। मैं भी इंच मात्र भी उसके लायक नहीं हूँ। तो इस तरह से जय जवान जय किसान फिल्म बन के पूरी हुई, फिल्म रिलीज हुई। उसको अब चूंकि ये सीमित मात्रा में बनी थी तो इसका प्रदर्शन भी सीमित मात्रा में हुआ और इस फिल्म का दूरदर्शन पे कई बार जो है इसका टेलीकास्ट किया गया। आज ये फिल्म अल्ट्रा के यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहें, जय जवान जय किसान। अच्छा, मैं इसके टाइटल के बारे में बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि मैंने इसका नाम टाइटल जय जवान जय किसान तो रख दिया था, लेकिन वो टाइटल हमें मिला नहीं। वो किसी पुराने निर्माता ने वो टाइटल रखा हुआ था। तो मैंने सजेस्ट किया जतिन खुराना को कि आप इसका टाइटल बदल के गुदड़ी के लाल रख दीजिए, क्योंकि उनको गुदड़ी के लाल कहा जाता है। लेकिन जो टीम थी डायरेक्टर की, बाकी लोगों की, वो बहुत ज़्यादा कन्विंस थी, इस बात से थे कि इस फिल्म का जो टाइटल है वो जय जवान जय किसान ही होना चाहिए, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी जो नारा दिया था वो जय जवान जय किसान दिया था। वो भारत और पाकिस्तान के साथ जो लड़ाई चल रही थी तो उन्होंने वो नारा दिया था, क्योंकि उसमें भारत में अन्न संकट भी रखा था और युद्ध भी होकर रखा था। तो उन्होंने वो नारा दिया जय जवान जय किसान, ताकि भारत जो है खेती के फ्रंट पे किसानों का भी सहयोग मिले और युद्ध के फ्रंट पर सैनिकों का भी एक सहयोग मिले। और ये नारा आज तक चर्चित है, जय जवान जय किसान। तो हमने उन निर्माता से बहुत विनती की और आखिर में वो मान भी गए और इस फिल्म का टाइटल हमें जय जवान जय किसान मिल गया। फिल्म के निर्माण में कई हमें दिक्कतें आई। सबसे ज़्यादा दिक्कत थी कि हमें वो एरा जो है वो एक मेंटेन करना था कि वो फिल्म उस पीरियड की लगे, वेशभूषा को लगे। हमने वेशभूषा पर भी हमने वहाँ आनंद भवन की लाइब्रेरी से एक पिक्चर्स बुक निकाली थी जिसमें लाल बहादुर शास्त्री और उनसे संबंधित कई किताबें, कई तस्वीरें थी। इसके अलावा जो लाल बहादुर रिसर्च सेंटर है नई दिल्ली में, हम वहाँ गए, वहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की कई तस्वीरें लगी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ। कुछ ऐसे भी दृश्य थे जो हम फिल्म में नहीं रख पाए, जो कि हम रखना चाहते थे। जैसे कि उसमें सुनील शास्त्री जी ने मुझे बताया कि जब बाबूजी रसिया के दौरे पे गए थे तो वो अपना यहाँ से कोट वगैरह लेके गए थे। तो जब वहाँ गए तो रसिया के राष्ट्रपति ने उनको एक कोट गिफ्ट किया। जब अगले दिन मिले तो देखा कि वो कोट नहीं पहने थे। तो उन्होंने पूछा कि आपने वो कोट पहना नहीं? तो उन्होंने बताया कि दरअसल हमारे एक सहयोगी थे जो कि अपना कोई गर्म कपड़े नहीं ले आए थे, तो उसको हमने गर्म कपड़ा दे दिया। तो ऐसे हमारे लाल बहादुर शास्त्री थे। ऐसे उनसे जुड़ी हुई कितनी सारी चीज़ें हैं। सुनील शास्त्री जी ने मुझे बताई कि एक बार होली का दिन था और प्रधानमंत्री कार्यालय में एक सफाई कर्मचारी था जो गुलाल लेके और बड़ी देर से वहाँ एक कोने में खड़ा हुआ था। और जब शास्त्री जी की नज़र उस पर पड़ी तो बुलाया, बोला कहो क्या बात है? तो वो कुछ बोला नहीं, उसने अपनी मुट्ठी की तरफ देखा और मुट्ठी उसकी बिछी हुई थी। तो शास्त्री जी समझ गए और उन्होंने अपने हाथों से उसका हाथ लिया और गालों पे गुलाल उसके हाथों से लगा और कहा कि रंग लगाने के लिए संकोच करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री थे। इसके अलावा कई बार ऐसी हुई कि वो बच्चों को सरकारी गाड़ी का प्रयोग करने के लिए नहीं देते थे, उनको बसों से भेजते थे और वो खुद किसी भी चीज़ को देश में लागू करने से पहले वो पहले खुद उस पर अमल करना चाहते थे। तो जैसे देश में उस समय अन्न संकट चल रहा था तो चाहते थे कि लोग एक वक्त उपवास करें, लेकिन उसकी शुरुआत उन्होंने सबसे पहले घर में की।
तो उनका एक अंदाजा था कि एक वक्त हम उपवास करेंगे तो देश का कितना सारा अनाज बढ़ सकेगा और बच सकेगा, और हमको जो दूसरी विदेशी देश है जो हमें आंख दिखा रहे हैं, अमेरिका, क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हो रहा था उस वक्त अमेरिका से भारत के रिश्ते तल्ख हो चुके थे, तो उसकी वजह से उसने गेहूं देने से मना कर दिया था। तो उन्होंने तब वो जय जवान जय किसान वाला जो नारा दिया था, और उसने किसानों को उन्होंने प्रेरित किया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अनाज उगाइए और हम आत्मनिर्भर बने उसके ऊपर, अपने अनाज के ऊपर में। तो ऐसे कई किस्से हैं, और लाल बहादुर शास्त्री का व्यक्तित्व इतना बड़ा था कि जाहिर है कि उनके कुछ किस्से छूट जाएंगे। उनको गुदड़ी का लाल भी कहा जाता था। गुदड़ी का लाल कह, क्योंकि उन्होंने अपना जो जीवन है बेहद ही गरीबी में काटा था, बहुत गरीबी में काटा था। और इसके अलावा जो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की, उस समय देश में स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन के बीच में पढ़ाई करना, अपने माँ का ध्यान रखना, वो आसान कोई शख्सियत नहीं हो सकता है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा जो है अपने ऊपर प्राउड फील करता हूँ, गर्व फील करता हूँ कि मैंने अपनी पहली फिल्म के रूप में लाल बहादुर शास्त्री को चुना, जय जवान जय किसान की कहानी को चुना। मैं फिल्में तो बनाता रहूँगा, इससे बड़ी फिल्में आएगी, करोड़ों की फिल्म आएगी, अरबों की फिल्म आएगी, लेकिन मेरे कैरियर में जो जय जवान जय किसान की अहमियत है वो सदा है और सदा रही। तो ये थी कहानी जय जवान जय किसान की। अब मैं आपको कहानी अगले भाग में सुनाऊंगा चापेकर ब्रदर्स की। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। नमस्ते। आप सबका दूसरे भाग में स्वागत है। पहले भाग में मैंने जय जवान जय किसान की कहानी सुनाई थी कि कैसे वो फिल्म बनी। अब मैं आपको चापेकर ब्रदर्स की कहानी बताता हूँ, जो मेरी दूसरी फिल्म थी। चापेकर ब्रदर्स पूना के 3 क्रांतिकारी भाई थे। 1857 के क्रांति के बाद पहला ऐसा वाकया हुआ कि पुणे के 3 क्रांतिकारी भाइयों को एक ही साथ कुछ कुछ अंतराल पे फांसी दे दी गई, और पूरे देश में इस घटना के बाद बहुत ज़्यादा उबाल आया था। और उस वक़्त एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी नेता हुआ करते थे, पंडित बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी वगैरह से भी पहले उनको काफ़ी सम्मान दिया जाता था। पुणे में वो रहते थे, और पूना में 1890 के आसपास भयानक प्लेग फैला हुआ था, और प्लेग को कंट्रोल करने के लिए पूना में एक नया कमिश्नर मिस्टर रैंड को भेजा गया था। रैंड बहुत ही सख्त और आतताई कमिश्नर था। एक तो जब महामारी आती है, जैसे अभी हमने कोरोना में देखा, तो लोग अपने को खो देते हैं और उस बीमारी से जूझते रहते हैं, और ऐसे में आप पर बहुत ज़्यादा सख्ती बरती जाए तो उस बीमारी से जो आपका लड़ने का जो दर्द है वो कई गुना बढ़ जाता है। इतिहासों में दर्ज है कि रैंड ने पूना के लोगों पर ऐसे ऐसे अत्याचार किए, कई महिलाओं का बलात्कार हुआ, रात में चेकिंग के नाम पे घर से उनको बाहर कर दिया जाता था, प्लेग का खौफ दिखाकर जबरदस्ती कैंपों में डाल दिया जाता था, और लोग इतने खौफ ज़्यादा हो गए थे कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो वो डर से बताते नहीं थे, लाश को छिपा के रखते थे। वो इसलिए क्योंकि जिस घर में प्लेग से किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उस पूरे घर को ही सील कर दिया जाता था। अब सील करने के बाद कोई जाए कहाँ रहने के लिए। पुणे में उस वक्त ब्राह्मण ज़्यादा रहा करते थे। अत्याचार तो सब पर हुआ, तो 3 ब्राह्मण युवक थे जो तीनों आपस में भाई थे, और तीनों को जो ही महान क्रांतिकारी का दर्जा वो मिला, और बाल गंगाधर तिलक की प्रेरणा से तीनों ने रैंड को मारने की ठानी। ये फिल्म मेरे जीवन की सबसे कठिनतम फिल्मों में से,
उसका मैं आपको कारण बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के बैकग्राउंड से आता हूँ, मुझे मराठा कल्चर्स के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, और ये फिल्म पूरी मराठा कल्चर्स के बारे में। इसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा प्रशांत दादा को, जो मराठी कल्चर से आते हैं, मेकअप दादा हमारे, उन्होंने मेरी बड़ी मदद की इस फिल्म को बनाने में। और इस फिल्म में हम एक युवा डायरेक्टर चाहते थे, क्योंकि फिल्म जो है युवा भावनाओं से ओतप्रोत थी। और इस फिल्म के निर्माता बने घनश्याम पटेल, जो जैसे मैंने बताया आपको कि पहले वो जय जवान के लिए मुझे आश्वस्त कर चुके थे, लेकिन फिर वो इस फिल्म के मेरे निर्माता बने। सबसे बड़ी दिक्कत आई कि हम उस वक्त का पूना कहाँ दिखा, क्योंकि हम सेट तो लगा नहीं सकते थे। हमारी तलाश बम्बई में शुरू हुई, तो मुझे पता चला कि बम्बई में मलाड में किसी धारावाहिक का शूट चल रहा है और वो धारावाहिक बंद होने को है। जब हम वहाँ गए तो हमने देखा कि वो पूना का गांव लगता है, लेकिन चैनल वाले नहीं माने, तो हमें वो नहीं मिला। उसके बाद जो हमारे निर्माता हैं घनश्याम पटेल जी ने, उन्होंने हमें कहा कि आप एक बार मेरे गांव आइए, जो कि बड़ोदरा से 35 किलोमीटर दूर है। हम उस गांव में गए तो हमने देखा कि उस गांव के जो मकान हैं वो ठीक वैसे ही मकान है जैसा कि हमने किताबों में या पूना के मकानों के बारे में सुन रखा था। तो पहली चीज़ ये तय हुई कि अब हम पूना जो है, जो गांव है, वो हम यहीं करने वाले हैं। अच्छा, लोगों को थोड़ी जानकारी कम है कि जो क्रांतिकारी थे ये चापेकर बंधु, ये चिंचवड़ से थे। आज भी इनका चापेकर वाड़ा, मैं चापेकर वाड़ा में भी गया था, लेकिन वो चापेकर वाड़ा बहुत छोटा है, क्योंकि उनके जाने के बाद वो संग्रहालय में तब्दील हो गया है। और वहाँ गुरुजी हैं, मैं उनको गुरुजी ही बोलता हूँ, जो एक बहुत अच्छा एक स्कूल चलाते हैं। उन्होंने पूरे चापेकर वाड़ा को जो है उसकी देखभाल करते हैं। वो आरएसएस से भी जुड़े रहे, संघ से भी जुड़े रहे, कई सालों उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है, जो फुटपाथ के किनारे जो बच्चे होते हैं, वागरी जिनको कहा जाता है, उनको लिए स्कूल खोला हुआ है। और उस स्कूल की खासियत ये है कि वहाँ पे वैदिक स्तर पे शिक्षा दी जाती है, साथ ही ऐसी भी शिक्षा दी जाती है कि जब आप वहाँ से निकलो तो आपके पास एक हुनर होगा, जिस हुनर से आप बाहर जाके कोई काम कर सकते हैं। खैर, अब बात आते हैं चापेकर वाड़ा पे। तो जब हम चापेकर वाड़ा में घूम रहे थे तो वो स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में आता जा रहा था कि भाई उस समय जो मराठी लोग होते थे 1890 के आसपास में, उनके घरों में आंगन होता था, कैसी उनकी सीढ़ियाँ होती थी, सब कुछ होता। जब मैं उनके गांव गया घनश्याम जी के, तो हमें ऐसा घर एक भी नहीं मिला जो हूबहू चापेकर वाड़ा की तरह हो। फिर उनके गांव में एक रणछोड़ दास जी का मंदिर है। घनश्याम जी ने कहा कि आप दर्शन कर लो। जैसे ही मैं घुसा मंदिर में, तो मंदिर का आंगन देखते हुए मैंने कहा, वाह, ये तो किसी वाड़ा का आंगन के जैसा लगता है। फिर वो सीढ़ियाँ, तो वो आंगन और सीढ़ी हमने तय किया, हमारे डायरेक्टर भी साथ में गए थे, कि हम जो उस घर का जो है आंगन वाला हिस्सा है वो हम मंदिर में शूट करेंगे। फिर मंदिर प्रशासन से बात की गई, चूँकि घनश्याम जी उस गांव के स्थानीय निवासी थे, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आई नहीं। हमें वो मंदिर मिल गया। उसके बाद हमें 2-3 घर दिखाए गए। तो घर का जो कमरा था वो बिल्कुल जैसे पुराने घर होते हैं उस तरीके, लकड़ी का घर था। तो हमने आंगन कहीं शूट किया, घर कहीं शूट किया, और घर का जो पिछला हिस्सा होता है वो हमने कहीं शूट किया, और पूरा गांव बना पूना का, चिंचवड़ का एक हिस्सा। अब आते हैं बात कास्टिंग पर। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि चापेकर ब्रदर्स में बाल गंगाधर तिलक के लिए ओमपुरी साहब मान गए थे। उन्होंने स्क्रिप्ट सुनी और तुरंत स्क्रिप्ट सुनते ही वो हाँ भी करते। मुझे आज भी याद है कि जब मैं उनके लोखंड वाले मकान पे गया था इस कहानी पटकथा को सुनाने के लिए, तो पटकथा सुनने के बाद उन्होंने ऐसे सलाम किया था। मैं उस वाक्य को भूल नहीं सकता हूँ। तो ओमपुरी साहब आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनसे जुड़ी हुई तमाम ऐसी यादें हैं हम लोगों के पास में। तो उन्होंने बोला कि मैं ये फिल्म करूँगा।
अब समस्या आई तारीखों की। तो चूंकि पहले हिस्से में बाल गंगाधर तिलक की जरूरत नहीं थी, तो हम पहले शूट करने के लिए गए, और जो चापेकर बंधुओं के पारिवारिक हिस्सा था, उन्होंने कहाँ पे उसको मारने के लिए प्लानिंग की, ये सारा हिस्सा हमने वहां पर किया। अब बात आई कलाकारों की, तो सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जो पूना के उस वक्त के ब्राह्मण थे वो सिर मुड़ाते थे, और ये फिल्म के साथ भी एक समस्या थी कि ये भी बड़े सीमित बजट में बन रही थी। तो उस वक्त कोई कलाकार 6 महीने 8 महीने के लिए सिर मुड़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। फिर प्रशांत दादा ही अभिजीत भगत को लेके आए मेरे पास। मैंने उनको देखा, मैंने कहा ये बड़े भाई के लिए परफेक्ट है। मैंने उनको कन्विंस किया कि आप सिर मुड़ाइए। फिर संजीत धूरी आए, फिर मनोज भट्ट आए, इस तरह से। और कई सारे युवाओं ने चापेकर ब्रदर्स से अपने करियर की पहली शुरुआत की। अभिजीत भगत की वो पहले फिल्म थी, लेकिन वो मुंबई यूनिवर्सिटी के से 1 साल का थिएटर का अभिनय का कोर्स कर चुके थे, तो मुझे उनके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस था। इसके अलावा वो कई नाटक भी कर चुके थे। अब ये कास्टिंग जब हो गई तो हम गए वहाँ शूट करने के लिए। कुछ हिस्से इसके राजपीपला में भी फिल्माए गए। और चापेकर ब्रदर्स की खासियत थी कि जो वो गांव है, उस गांव के सारे ही लोग उस फिल्म में कहीं ना कहीं आपको दिख जाएंगे, और बड़ा अच्छा सहयोग रहा। हमने फरवरी एंड या मार्च के पहले हफ्ते में वहाँ शूट की थी। लगभग सर्दी, गुलाबी सर्दियाँ थी, दिन में ठंड होती थी, दिन में गर्मी होती थी, रात में ठंड होती थी। और हमने एक लंबा शेड्यूल वहाँ पर किया फिल्म का, और बड़ा अच्छा अनुभव रहा। इस तरीके से हमारा जो फिल्म के पहला हिस्सा था वो पूरा हो गया था। अब जब बम्बई आया तो हमें चाहिए था बाल गंगाधर तिलक का घर। बाल गंगाधर तिलक के घर के लिए मैं जो है पूना गया। सबसे पहले मैं चिंचवड़ गया, गुरुजी से मिला जो चापेकर वाड़ा की देखभाल करते हैं, और वहाँ वो एक सरस्वती शिशु मंदिर भी चलाते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया। उन्होंने मुझे बहुत सारी जानकारियाँ दी, और हालांकि मैं इसमें अपनी कमी भी मानूंगा कि मुझे वहाँ पहले जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि किताबों से काफ़ी सारा मुझे मटेरियल मिल चुका था, और फिल्म आपको 2 घंटे में आपको कहानी कहनी होती है। जब आप किताबें पढ़ेंगे तो आपके पास इतना रिसर्च मटेरियल हो जाता है कि उनमें से आपको समेटना ही बहुत भारी हो जाता है। खैर, जब उनके पास गया तो एक तो मुझे ये जानना था कि चापेकर बंधुओं के माता पिता का क्या हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि 6 महीने के भीतर भीतर उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई थी। जाहिर है, जिसके 3 जवान बेटे चले जाएंगे, उनके साथ ये मतलब ये एक दुख होता है, उस दुख से वो बाहर नहीं निकल पाए। इसके अलावा जो एक ब्राह्मण परिवार है, चूंकि 3 विधवाएं थी, तो ऐसा माना जाता था कि वो एक ही अनाज खाती थी, तो वो भिक्षा याटन करके अपना काफ़ी सारा जो है बच्चों का पेट पाला। और आप लोगों को एक जानकारी मैं बता दूं, मुंबई के डोंबिवली में चापेकर की जो फैमिली है, चापेकर ब्रदर्स की 3री 4थी पीढ़ी, वो आज भी यहाँ पे मौजूद है। मैं उनके परिवार से भी मिला, उनके परिवार से भी काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली थी। और ये बात मुझे बाल गंगाधर तिलक के प्रपौत्र जो हैं शैलेश तिलक जी, उन्होंने बताई। और फिर वहाँ जाके ये पता चला कि जितने भी फ्रीडम फाइटर के परिवार आज जीवित है, वहाँ पे एक कार्यक्रम रखा गया था जहाँ की सारे लोग आए थे, और उनसे ही वहाँ का पता भी मिला मुझे। शैलेश तिलक जी ने मेरी बड़ी मदद की। शैलेश तिलक जी ने मुझे सीधे ही बाल गंगाधर तिलक का कमरा खोल के दिखाया, जो एक संग्रहालय के रूप में पुणे में मौजूद है। आपके पास जब भी समय मिले तो आप ज़रूर पुणे जाइए और उस संग्रहालय को देखिए। मैं शैलेश तिलक जी से मिला, उन्होंने दिखाया, मैंने उसकी तस्वीरें भी उन्होंने लेने की इजाज़त दी मुझे। तो उन तस्वीरों से एक
ये हुआ कि मुझे अब ये पता चल गया था कि बाल गंगाधर तिलक का कमरा अंदर से दिखता कैसा है। साथ ही उन्होंने बाल गंगाधर तिलक से जुड़ी हुई कई सारी बातें मुझे बताई, और उसके बाद उन्होंने मुझे अपनी एक किताब भी उपहार स्वरूप दी। उस किताब की खासियत थी कि उसमें बाल गंगाधर तिलक के से जुड़े हुए कई सारी तस्वीरें मौजूद थी। देखिए, जब आपके सामने तस्वीरें होती है तो आपको एक फ़ायदा ये मिल जाता है कि आप उन तस्वीरों के माध्यम से उस वक़्त का एरा बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। तो मुझे वो किताब मैं लिया और उसके अलावा मैं गुरुजी के पास गया। गुरुजी ने मुझे एक दिलचस्प बात बताई कि चापेकर बंधुओं ने अपनी आत्मकथा लिखी थी जेल में। तो मैंने उनसे जानने का रिक्वेस्ट किया कि वो मुझे कहाँ मिल सकता है। तो वो तो पुणे के यरवदा जेल में सुरक्षित रखा हुआ था, लेकिन उसके पास उनकी एक कॉपी पड़ी थी, और वो कॉपी मैंने उनसे लिया और उससे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नोट किया, जो कि फिल्म के दृश्य में आपको मिलेगा भी कि वो मरने से पहले आत्मकथा लिखते हैं, और उस दृश्य को काफ़ी सराहा भी गया। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे उस दृश्य को अलग से डाला भी है, क्योंकि वो मेरा एक फेवरेट दृश्य था। उसके बाद मेरी आप एक कह सकते हैं कि रिसर्च जो है वो पूरी हुई। मेरे डायरेक्टर थे, बाद में इसका मजाक भी उड़ाया कि फिल्म आधी ख़त्म हो गई तब आप रिसर्च करने जा रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि मुझे बाल गंगा तिलक का जब दृश्य फिल्माना है तभी मुझे वहाँ पर जाना ठीक होता। अब दिक्कत ये आई कि ओमपुरी साहब कनाडा चले गए थे, और उनका आने का वेट करने के लिए मुझे 2 महीने रुकना पड़ता। लेकिन हमारे निर्माता और हमारे सबके बीच में डिस्कशन हुआ कि आगे बारिश शुरू हो रही है, और हम इस फिल्म को ज़्यादा डिले करेंगे तो हम बारिश में 3-4 महीने शूट नहीं कर पाएंगे, और फिल्म के कुछ हिस्से ही बाकी थे जो बाल गंगाधर तिलक के दृश्य फिल्माए जाने वाले थे। तो फिर पता चला कि इसके लिए जो सबसे अच्छे कलाकार हैं, मेरे दिमाग में सबसे पहला जो नाम आया वो आया गोविंद नामदेव जी। गोविंद नामदेव जी को मैंने फ़ोन किया, लेकिन उस वक्त वो शूटिंग के लिए कहीं बाहर थे। ठीक है, मैंने उनको बताया कि मैं बाल गंगाधर तिलक का रोल करवाना चाहता हूँ आपसे, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ चापेकर बंधु, और मेरी इच्छा है कि आप उसमें करिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं अभी बाहर हूँ, मैं जब आता हूँ तो आप मुझे वो पटकथा सुनाइए और फिर हम जरूर करना चाहेंगे। अच्छा, एक मैं और बताऊं कि चापेकर बंधुओं की माँ के लिए सबसे पहले हमने रीमा लागू जी को संपर्क किया था, और रीमा लागू जी भी उस वक्त तैयार थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि रीमा लागू जी इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाई। लेकिन जो बाद में जो माँ बनी, उन्होंने भी बहुत अच्छा इसमें रोल किया। तो जब गोविंद नामदेव जी आए तो मैंने उनको पटकथा दी, तो वो पटकथा से उतनी कन्विंस नहीं लगे। उन्होंने बोला कि अभी आपने इसमें पूरा अपना 100% नहीं दिया है। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए। फिर 1-2 दिन के बाद मैंने थोड़ा सा पटकथा में बदलाव करके, उसके डायलॉग्स हो चाहे और भी बातें, उसको करके फिर गोविंद जी के पास गया। गोविंद जी ने उसको सुना, और सुनते ही उनके रोंगटे खड़े, उनको डायलॉग बहुत अच्छे लगे। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं, मैं जय जवान जय किसान वाले सेक्शन में बताना आपको भूल गया था कि जब हम जय जवान जय किसान की पहले दिन की शूट कर रहे थे, तो उस वक्त ओमपुरी जी ने मुझे अपने पास बुलाया, बोला देखो, एक मैं तुमको सजेशन दूंगा कि स्क्रिप्ट तूने बहुत अच्छी लिखी, पर स्क्रिप्ट में हिंदी बहुत टफ। मैं तो कर लूँगा, लेकिन मुझे डाउट है कि बाकी कलाकार, तो उसकी थोड़ी हिंदी थोड़ी अगर तुम डाउन कर सको। तो मैंने कहा कि सर, जो राजेंद्र प्रसाद का हिस्सा है और जो मैं लाल बहादुर शास्त्री का हिस्सा, वो बहुत अच्छी हिंदी के ज्ञाता थे और बहुत अच्छी हिंदी बोलते भी थे। अगर किसी को दिक्कत होगी तो मैं उसमें चेंज कर दूँगा। और यही चापेकर वाला जो वाक़या, तो गोविंद जी ने कहा कि बहुत अच्छा है, और मैंने उनको एक चीज़ कहा कि मुझे मराठी नहीं आती, अगर बहुत अच्छा होगा कि अगर आप इसमें कुछ मराठी अपने तरफ से जोड़ पाए।
तो उन्होंने वो स्क्रिप्ट में कहीं कहीं एक एक वर्ड जोड़ा भी है जो फिल्म में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हम पूरी तो मराठी नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम ये फिल्म हिंदी में बना रहे थे, और मुझे कई शब्द लगे। मैं मराठी भाषा की बड़ी इज्जत करता हूँ, बहुत सारे साहित्य हैं इसमें मराठी भाषा में जो मैं पढ़ नहीं पाया। मेरे कई मराठी मित्र हैं, मैं उनसे बैठ के पढ़वाता हूँ। तो कुछ कुछ शब्द जो यूज किए गए बहुत अच्छे थे, और फिल्म की शोभा में और चार चांद लगाते हैं। खैर, अब आई बात लोकेशन की। तो जब लोकेशन इसमें ढूंढा जाने लगा, तो एक तो मैं वहाँ से पूना से देख कर आया था कि बाल गंगाधर तिलक का घर कैसा है। तो मुंबई में कई लोकेशंस देखते देखते फिर पता चला वर्सोवा में एक हेरिटेज बंगलो है, अल्मेड़ा बंगलो, वहाँ पे हमने बाल गंगाधर तिलक का घर देखा है। अब जो हमारे आर्ट डायरेक्टर थे, मैंने उसको बोला कि भाई देखो, ये बाल गंगाधर तिलक के जो घर का कलर है वो ऐसा होता था, वो इस तरह का मेज यूज करते थे, इस तरह की कलमें यूज करते थे, इस तरह का साहित्य पढ़ना पसंद करते थे। तो आर्ट डायरेक्टर ने पूरा वो एरा क्रिएट किया। उसके अलावा जिस तरह का बेड यूज करते थे, हम कई जो आपको पता होगा कि शूटिंग में भाड़े पे देने वाले फर्नीचर्स वाले होते हैं, उनके पास गए। फाइनली हमें एक जगह उस तरह का फर्नीचर मिल गया और हम पुनः क्रिएट करने में कामयाब रहे बाल गंगाधर तिलक का घर। अब ये एक दिक्कत थी कि जो फांसी वाला हिस्सा है वो कहाँ फिल्माया जाए, कोर्ट वाला हिस्सा वो कहाँ फिल्माया जाए। हम एक ऐसा लोकेशन चाहते थे कि जिसमें कई सारी चीज़ें एक साथ हो, ताकि हमारा वो फुलफिल होता हो। फिर हमें पता चला कि चांदीवली स्टूडियो जो है, वहाँ हम फांसी का तख्ता भी लगा सकते हैं, वहाँ हमारे पास कोर्ट भी है, वहाँ बड़ा गार्डन भी है जो हम थोड़ा सा यूरोप भी दिखा सकते हैं, और वो मुंबई का जाना माना स्टूडियो है। हम पूरी टीम हम गए वहाँ पे, और हमारे हनी भाई हैं वो साथ में गए। हमने सब देखा और हमने लोकेशन फाइनल किया और अपने निर्माता को बताया कि भाई हम चांदीवली में करना चाहते हैं। बरसात नज़दीक आ रही थी, तो हम डर भी रहे थे कि हम बरसात से पहले शूट खत्म करना चाहते थे। और जिस दिन हम फांसी वाला हिस्सा फिल्मा रहे थे, उसके एक दिन रात में बारिश भी हुई। मैं सारी रात सो नहीं सका, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि हमने जो सेट बनाया है उसका क्या होगा। सुबह उठते उठते सबसे पहले मैं भाग के चांदीवली गया। तो एक बड़ी अच्छी बात हुई थी कि उसको एक प्लास्टिक से कवर कर दिया गया था, तो जो फांसी का तख्ता था वो वैसे ही बड़े सुरक्षित ढंग से रहा था, उसमें कुछ कोई खराबी नहीं आई थी। फिर हमारी शूटिंग शुरू हुई और बहुत ही उम्मीद से ज़्यादा बेहतरीन शूटिंग हुई। और आज चापेकर ब्रदर्स G5 पर उपलब्ध है। दूरदर्शन पे इसका 20 से अधिक बार इसका प्रसारण किया गया, और जब जब प्रसारण किया जाता है लोग इसको काफ़ी पसंद करते हैं। ये इस फिल्म की पटकथा की एक बात है कि बड़ी चुस्त पटकथा है। चुस्त पटकथा इसलिए कि हमारे पास इंसिडेंट बहुत ही छोटा था। हम जय जवान मेरे लिए आसान क्यों था कि जय जवान में हम लाल बहादुर शास्त्री के बचपन पे भी गए, उनके तरुण होने पे गए, उनकी जवानी पे गए। हम यहाँ पे चापेकर ब्रदर्स में सीधे ही जवानी पे आ गए थे, और जो पूना में अत्याचार हो रहा था उस अत्याचार के आसपास क्या हालात थे लोगों के, और जो उस वक़्त के युवा थे उनके मन में क्या एक आक्रोश था, और कैसे उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया कि पूना के कमिश्नर को बिना किसी बड़े सहयोग के मार गिराया। और देश में 1857 की क्रांति के बाद आप कह सकते हैं कि ये पहला बड़ा एक अभियान था जिन्होंने अंग्रेज सरकार को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अगर हमें इस देश में रहना है तो हमारे अत्याचारों की भी एक सीमा होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा अत्याचार करेंगे तो यहाँ के जो युवा हैं और यहाँ के जो लोग हैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और हमारा यहाँ पे शासन करना दुर्लभ हो जाएगा। उसके बाद ये फिल्म बनी और बन के तैयार हुई,
और इसका एक प्रेस शो रखा गया था। मुझे याद है कि कुछ प्रेस वालों को ये फिल्म पसंद नहीं है, लेकिन ज़्यादातर प्रेस वालों को ये फिल्म बहुत पसंद आई। और मैं गेट पे खड़ा था, उन्होंने मुझे पर्सनली मिलके बधाई दी इस फिल्म के लिए। और इस फिल्म के प्रमोशन के लिए हम चिंचवड़ गए थे, और पहली बार 1000 बच्चे 2-3 शो रखे गए थे, और मैंने एहसास की कि फिल्म देखने के बाद उनका जो रवैया था, वो अभिजीत भगत को छूना चाहते थे, उसके साथ फोटो खिंचाना चाहते थे। तो मुझे ये तय था कि इस फिल्म से अगर सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है तो अभिजीत भगत को है। उसके बाद अभिजीत ने तालीम जैसी बेहतरीन फिल्म की, अभी वो मराठी के बड़े बड़े टीवी सीरियल्स कर रहे हैं। और इस फिल्म की एक अलग खासियत ये थी कि सबने ने बड़े उत्साह से काम किया, और हम लोगों को शूटिंग के दौरान ही लग रहा था कि हम एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जिसको लोग लंबे समय तक याद किया जाए। अच्छा, इस पर एक पहले 30 साल पहले एक फिल्म बन चुकी थी मराठी में। उस फिल्म को मैंने देखा था। मैं देखने का ये था कि अब चूंकि इतिहास के जो दृश्य होते हैं उसमें कई सारे दृश्य जो है आपको वैसे ही रखने पड़ते हैं, लेकिन उसका तरीका अलग होता है। इस फिल्म के साथ एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी। इस फिल्म में एक दृश्य था जिसमें तीनों भाई ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हुए एक फादर को पीटते हैं। सेंसर ने इस दृश्य पर आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि भाई आप इसका एक प्रमाण ले आए। तो अब हमने उसका प्रमाण तो दिया, लेकिन सेंसर बोर्ड उससे ज़्यादा खुश नहीं था। फिर बीच का रास्ता निकाला गया कि आप उस दृश्य को सांकेतिक कर दीजिए। सांकेतिक का अर्थ होता है कि आपका उद्देश्य भी पूरा हो जाए, मतलब लोगों को मालूम चल जाए कि उन्होंने ऐसा किया था और किसी की भावना भी आहत नहीं। तो हमने उसके लिए किया कि जब वो मारने का जो दृश्य आता है, ये बात प्रेस में भी काफ़ी उछली। बहुत दिन तक प्रेस की सुर्खियों में रहा कि क्रांतिकारी फिल्म को सेंसर नहीं दिया जा रहा है। चिंचवड़ में इसके खिलाफ आंदोलन भी हुए, पूना में आंदोलन भी हुए। और फिर मुझे लगा कि अगर हम कोर्ट जाते तो शायद हमें ये दृश्य दिखाने के लिए मिल जाता, लेकिन अंततः हमने ये तय किया कि इस फिल्म को हम निकालेंगे नहीं, केवल हम उस हिस्से को ब्लैक आउट कर देंगे। तो हमने एक आपसी रजामंदी के तहत में उसको हमने ब्लैकआउट कर दिया। फिर उस फिल्म को सेंसर मिला, फिल्म सिनेमाघरों में आई और उसको काफ़ी लोगों ने सराहा भी, और फिल्म कई प्लेटफॉर्म पे उसके बाद नज़र आई। और अंततः ये जो फिल्म है G5 पर है, आप इसको जब चाहे देख सकते हैं। बड़ी अच्छी फिल्म है। तो जय जवान के बाद ये मेरी दूसरी फिल्म थी, और इसी फिल्म के प्रेस शो के दौरान एक पत्रकार ने मुझसे पूछा था कि आप शायद इतिहास की फिल्में इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपके लिए ये कहानी गढ़ना आसान हो जाता है। तो मैंने उनसे पूछा था, मैं आपका मतलब नहीं समझ पाया। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी तो किताब में लिखा हुआ ही है, आप अपनी मनमर्जी से चुनते हैं और उसके बाद फिल्म की पटकथा तैयार हो जाती है। तो एक लेखक के तौर पर जो आपको मेहनत करनी चाहिए शायद वो आपको नहीं करनी पड़ती। ये बात मेरे दिल को चुभ गई, और इसके बाद ही गालिब का जन्म हुआ। हालांकि तब तक मैं खुदीराम बोस की शूटिंग की तैयारी कर चुका था। और मैं एक बात बताऊं कि जो खुदीराम बोस की शूटिंग या जो उस पर फिल्म बनाने का जो विचार है, वो मुझे चापेकरवाड़ा के, जब मैं दौरा कर रहा था तो चापेकरवाड़ा में कई सारी चीज़ों को मैंने नोटिस किया था। एक था कि उसमें खुदीराम बोस की तस्वीर लगी थी। खुदीराम बोस के बारे में भी मैं जानता था बचपन से, क्योंकि सबसे कम उम्र के क्रांतिकारी थे जिनको फांसी दी गई थी, लेकिन उनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं पता था। और फिर मुंबई आकर मैं चापेकर की शूटिंग के दौरान ही खुदीराम बोस की तैयारी में लग गया था। लेकिन जो पत्रकार ने वो सवाल पूछा था वो मेरे दिल को चुभी थी। शायद इसी वजह से गालिब, आलिंगन और अलग अलग फिल्मों का जन्म हो रहा। मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक लेखक के तौर पर
वो सारे उन कहानियों को लिख सकता हूँ जो देशभक्ति से परे हैं या किसी की बायोपिक नहीं है। लेकिन मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ कि मेरी जो पहली प्राथमिकता है या पहली जो पसंद है वो हमेशा इतिहास के ऊपर में रहती है। एक तो मेरी पढ़ाई लिखाई भी इस परिवेश में हुई कि हम बचपन से ही हमारे स्कूल में शाखाएं लगती थी और हर शनिवार को हमारे यहाँ सदन होता था। उस सदन में एक क्रांतिकारी की कहानी सुनाई जाती थी, जिसकी वजह से मैं बचपन से कई क्रांतिकारियों को जानता था और कहीं ना कहीं मेरे मन में उनके प्रति श्रद्धा और एक, आप जिसको कह सकते हैं कि वो मेरे आइडियल हीरो है। तो आगे भी मेरी जो कहानियां हैं वो उसमें क्रांतिकारी आपको दिखते रहेंगे और इससे मुझे जरा भी इनकार भी नहीं है और गुरेज भी नहीं। तो ये थी मेरी चापेकर बंधु बनने की कहानी, जो थोड़ी लंबी थी, लेकिन जब आप पुरानी बातों को याद करते हैं तो कई सारी चीज़ें हैं। हो सकता है कि मैंने जो ये पूरी कहानी सुनाई होगी उस सिलसिलेवार ढंग से नहीं होगी, उसमें आगे पीछे हुआ होगा, लेकिन इससे मेरी जो फिल्म बनाने की कहानी है वो जो है उस पर ज़रा रत्ती भर का वो नहीं पड़ता है। साथ ही इसे नए मैकरों को सीखने के लिए भी मौका मिलेगा कि मैंने लोकेशन के लिए हो, पटकथा के रूप में हो, जो उनका चयन किया था वो कैसे किया था, इसे आप भी सीख सकते हैं। तो अब मैं अपने अगले भाग में अपनी अगली फिल्म की चर्चा करूंगा और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप मेरी दोनों फिल्में जय जवान जय किसान जो कि अल्ट्रा पे मौजूद है और चापेकर बदर जो कि G5 पे मौजूद है, आप समय मिले तो देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक इतिहास मात्र नहीं है, हमारा भविष्य भी है। हम अपने इतिहास को जानेंगे तभी हम अपने भविष्य को जानेंगे। धन्यवाद।